માટે એક બહુ મહત્વનો દિવસ હોય છે અને આજના દિવસે સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના દેશ વિદેશમાં રહેતા હરિભક્તો તે પોતાના તમામ કામ ધંધાઓ છોડીને આજના દિવસે અવશ્ય દર્શન કરવા માટે આવે છે. દરેક ભક્તજનોને અમારા ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, આમ તો પરમાત્માનું જ્યાં સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય, આપણે રોજ આરતીમાં કહીએ છીએ 68 તીર્થ ચરણે કોટી ગયા કાશી. ભગવાનના સાનિધ્યની જ્યાં પ્રાપ્તિ થતી હોય ત્યાં સારાય તીર્થોનો સમન્વય એ ભગવાનના ચરણારવિંદમાં રહેલો છે અને એ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણ કમલથી અંકિત થયેલી આ પવિત્ર ભૂમિ છે. અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ તીર્થ ક્ષેત્રે વિનશ્યતિ. આપણા જીવનમાં જાણે અજાણે કોઈ એવા કર્મ થયા હોય તો એ આવી પવિત્ર ભૂમિમાં આવવાથી આપણને એમાંથી मुक्ति મળે છે. कार्यक्रम के अंत में एक सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें साधु संतों के साथ साथ कार्यक्रम में आए सभी लोगों को प्रसाद के रूप में भोजन करवाया जाता है. मंदिर के बाहर की ओर गली में गढ़रा का सबसे पुराना बाजार है, जहां आवश्यकता का सभी सामान मिलता है. इसी बाजार में एक विशाल घंटा घर का निर्माण भी किया गया है. लगभग पूरे नगर में ये विशालकाय घड़ी हर दिशा से दिखती है. गढ़रा नगर गेलो नदी के किनारे बसा हुआ है. यही गेलो नदी गढ़रा के समीप गांव मांडव धार से होकर भी गुजरती है. यहाँ पर हुए पानी से परिवर्तन दर्शनीय है. हर ओर खुशहाली है. आइए मांडव धार गांव चलें. हर परिवर्तन कुछ नया लेकर आता है. किसी भी देश की उन्नति की प्रक्रिया गांव से होती हुई शहरों तक और शहरों से राज्यों और राज्यों से देश तक पहुंचती है. इस प्रगति में सभी शामिल होते हैं. गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे. प्रगति की राह यूं ही चलती रहे. जिस तरह गढ़रा का नाम भगवान स्वामीनारायण से जुड़ा है, उसी प्रकार मांडव धार का नाम भी ऋषि मांडव के नाम से जुड़ा है. यहीं पर एक गुफा में बैठकर ऋषि मांडव ने तपस्या की थी. कहा जाता है कि ये गुफा लगभग 180 किलोमीटर लंबी है, यानी ये मांडव धार से शुरू होकर जूनागढ़ में समाप्त होती है. कालांतर में इस गुफा में तपस्या करने वाले ऋषि मांडव के नाम से ही इस जगह का नाम मांडव धार पड़ा. वर्षों पहले इस गांव में एक ऐसी बीमारी फैली थी जिससे किसी को भी अचानक तेज बुखार होता और 2-3 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती थी. ऐसे में लोगों ने ईश्वर से इस प्रकोप को शांत करने की प्रार्थना की. लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकारी गईं और स्वयं भगवान स्वामीनारायण यहाँ पधारे. उन्होंने अपने तेज से इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर दिया. लोग भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से अभिभूत हो गए और यहाँ पर एक विशालकाय स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण किया गया, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है. 80 एवं 90 के दशक में पड़े सूखे ने इस गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया था. एक खुशहाल गांव बदहाल होता जा रहा था. उन्हीं दिनों गढ़रा तालुका में सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे. इस सम्मेलन में लोगों को जल संचय का संदेश दिया. पानी से हुए परिवर्तन से लोगों को अवगत करवाया. मांडव धार गांव के लोगों ने भी इस संदेश को सुना और सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सामने अपनी समस्या रखी. समस्या ये थी कि मुख्य सड़क से गांव में जाने वाला रास्ता नदी में से होकर गुजरता था. ये रास्ता इतनी ढलान वाला था कि उसमें उतरने चढ़ने में मनुष्यों को तो तकलीफ होती ही थी. उन मवेशियों की भी दुर्दशा हो रही थी जो बैलगाड़ी से सामान ढोकर लाते थे. जब नदी सूखी होती थी तभी गांव में आना जाना संभव होता था. बारिश के दिनों में तो पानी के उफान से ये रास्ता बंद हो जाता था. इस समस्या से निपटने के लिए
सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने यहाँ पर एक कॉजवे कम चेक डैम बनाने का सुझाव दिया। जब लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा हो गया तो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से इसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चलने लगा। जब ये कॉजवे कम चेक डैम पूरा बनकर तैयार हुआ तभी लोगों ने चैन की सांस ली। बारिश में इस चेक डैम में इतना पानी भरा कि ये ओवरफ्लो होने लगा। लोग आज निडर होकर इस चेक डैम से आते जाते हैं। इसके बनने के बाद से जल संचय तो होता ही है, आने जाने का रास्ता भी बन गया है। पूरे गांव में खुशहाली छाने लगी है। कपास की फसल अच्छी होने से किसान तरक्की करने लगे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं जिनकी गढ़ड़ा के स्वामी नारायण मंदिर में आयुर्वेद की दुकान भी है। पानी से आए परिवर्तन के बाद इन्होंने पढ़ाई में होशियार अपने सुपुत्र जयेश को उच्च शिक्षा के लिए सुरेंद्रनगर भेजा। जब वो धांगध्रा गया तो वहाँ उसने रणगाड़ियां एवं पैटर्न टैंक देखे जो कि पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में रखे गए थे। इन्हें देखकर उसने मन में ठान लिया कि वो भी अपने देश की रक्षा करेगा। उसने अपने ही बलबूते पर फौज की परीक्षा दी और उत्तीर्ण भी हो गया। आसपास के 40 गांवों में पटेल समाज का ये पहला नौजवान था जो फौज में गया था। आज भी हर त्योहार पर पूरा परिवार जयेश की राह देखता है। राखी पर बहन की आंखें नम हो जाती हैं। आज राखी पर मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मुझे अफसोस है, लेकिन गर्व भी है कि वो सरहद पर भारत माँ की रक्षा कर रहा है। आज जयेश का परिवार ही नहीं, पूरा गांव उस पर गर्व करता है। पानी से आई खुशहाली से शहर के लोग भी गांव लौटकर आने लगे थे। उनमें से एक हैं ये मुन्ना भाई। गांव के लोगों के रुपया खर्च करने के सामर्थ्य को देखकर इन्होंने शहर के महंगे ठंडे पेय की बजाय कम दाम में स्वादिष्ट एवं तरावट वाले ठंडे पेय बनाने आरंभ कर दिए। इनका पूरा काम एक स्वचालित हाथ गाड़ी पर चलता है। बर्फ घिसकर उसे गिलास में डाला जाता है, फिर नींबू सिरप, उसके बाद मशीन से सोडा निकालकर गिलास में डाला जाता है। इस तरह ये स्वादिष्ट ठंडा शरबत तैयार होता है। शहर से गांव में लौटकर मुन्ना भाई पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो गए हैं। सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना इंसान का इतिहास। सपने सच होते हैं तो खुशी होती है। कुछ ऐसा ही इस गांव के साथ भी हुआ। मांडवधार गांव में आई इस खुशहाली से प्रेरित होकर गांव वालों ने एक और चेक डैम बनाने का निर्णय लिया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग एवं लोक भागीदारी से इस चेक डैम का कार्य प्रारंभ हुआ और भरपूर श्रमदान से जल्दी ही ये बनकर तैयार हो गया। बारिश के पानी से जब ये भरा तो गांव वालों को विश्वास हो गया कि उन पर ईश्वर की असीम कृपा है। संपूर्ण गांव में हरियाली छा गई। पर्याप्त पानी मिलने से कपास की फसल भी अच्छी होने लगी है। गांव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। लोगों ने अपने बलबूते पर छोटे छोटे धंधे शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि किसान भी अन्य व्यवसायों में पैसा लगाने लगे हैं। उन्हीं में से एक हैं यहाँ के सरपंच, जिनका मुख्य व्यवसाय तो कृषि प्रधान था, लेकिन साथ में इसी गांव में ये हीरे का कारखाना भी चला रहे हैं, जिसमें इनको तो लाभ हो ही रहा है, साथ ही गांव के युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। कारखाने के चलते सरपंच जी को विचार आया कि दुनिया में आगे बढ़ना है तो शिक्षा अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने अपने सुपुत्र अरविंद को उच्च शिक्षा के लिए बोटाद के गुरुकुल में भेजा। वहाँ से पढ़ाई समाप्त करके वो इंजीनियरिंग कॉलेज गया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरपंच जी के सुपुत्र ने अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। वो अपने पुत्र की तरक्की देखना चाहते थे। उससे प्रेरणा लेकर
उसके चचेरे और ममेरे भाई भी अब पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। पूरा गांव आज उस पर गर्व करता है। प्रगति के इस दौर में धन तो बहुत आ रहा था, किंतु उस धन से शांति और सुकून नहीं था। इसी समस्या के निवारण के लिए गुडलिया समाज के वल्लभ भाई ने अपने कुटुंब की ओर से परम पूज्य श्री राम स्वरूप पुरी जी से संपर्क किया। उन्होंने कुटुंब को सुझाव दिया कि पूरी श्रद्धा से अपनी कुल देवी कोडियार माता में आस्था रखो। कुल देवी कुटुंब की भक्ति से प्रसन्न हुई तो 60 दिन के अंदर उनका चमत्कार दिखाई देगा। कुटुंब के लोग श्रद्धा भाव से अपनी कुल देवी की पूजा करने लगे। 60 दिन पूरा होने में केवल कुछ ही दिन बाकी थे कि पड़ोस की छत पर एक छोटी सी बच्ची ने अचानक कुछ देखा। तभी वल्लभ भाई का छोटा भाई राजू अचानक वहां आया और उसने भी देखा कि परम पूज्य श्री स्वरूप जी की भविष्यवाणी सच हो गई थी। वल्लभ भाई के घर में कोडियार माता के प्रतीक के रूप में एक त्रिशूल निकला था। लोग इसे अपनी कुलदेवी कोडियार माता का चमत्कार मान रहे थे। फिर क्या था, दर्शन के लिए यहाँ भक्तों का तांता लग गया। आसपास के गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखने आने लगे। आज इसी चमत्कारिक स्थान पर वल्लभ भाई के घर की जगह एक मंदिर ने ले ली है। वहाँ पर एक सुंदर कोडियार माता जी का मंदिर बनाया गया है। विधि विधान से पूजा पाठ एवं यज्ञ करके इसे पवित्र किया गया। गांव के मैदान में बड़ा सा पंडाल लगाकर कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य लोगों ने कथा बांची एवं लोगों ने इसे सुनकर भक्ति रस का आनंद लिया। पूरे गांव के लिए भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रसाद स्वरूप स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। आज ये कोडियार मंदिर गुडलिया परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे मांडव धार एवं गढ़ड़ा के आसपास के गांवों में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। दर्शकों, आज आपने पानी से हुए परिवर्तनों के साथ साथ ऋषि मुनियों, तीर्थ स्थलों एवं कुछ नए नए चमत्कारों को भी देखा। अगले सप्ताह कुछ इसी तरह के किस्सों के साथ नए गांवों का रुख करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले पूर्व सूत्र पर एक दृष्टि। जिस तरह गढ़ड़ा का नाम भगवान स्वामी नारायण से जुड़ा है, उसी प्रकार मांडव धार का नाम भी ऋषि मांडव के नाम से जुड़ा है। 80 एवं 90 के दशक में पड़े सूखे ने इस गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया था। एक खुशहाल गांव बदहाल होता जा रहा था। उन्हीं दिनों गढ़ड़ा तालुका में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें लोगों को जल संचय का संदेश दिया। मांडव धार गांव के लोगों ने भी इस संदेश को सुना और सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सामने अपनी समस्या रखी। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने यहाँ पर एक कॉजवे कम चेक डैम बनाने का सुझाव दिया। इसके बनने के बाद से जल संचय तो होता ही है, आने जाने का रास्ता भी बन गया है। पूरे गांव में खुशहाली छाने लगी है। मैं आकाश आपको आज लेकर चलूंगा एक नई दिशा की ओर, एक नए अनुभव के साथ। हर इंसान इस संसार में अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ जी रहा है, किंतु मैं तो सर्वधर्म में विश्वास रखता हूँ। गढ़ड़ा भावनगर जिले में स्थित है। आज यहाँ चारों ओर खुशहाली है। बाजारों में खान पान एवं घरेलू आवश्यकताओं का सारा सामान मिलता है। यहाँ के पकवान बहुत स्वादिष्ट होते हैं। विशेषकर जलेबियों का तो अलग ही स्वाद है। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ के नगर सेठ ने इस कस्बे की काया पलट की। तब की बनी हुई
सीमेंट की सड़कें आज भी गढ़ड़ा में देखी जा सकती हैं। हमारे गांव के बगल में ही एक पवित्र घेलो नदी पसार हो रही है। उस घेलो नदी 82 किलोमीटर लंबी है, जो यहाँ स्टार्ट से वो जब दरिया में मिलती है, उसमें से 42 चेक डैम सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट और गवर्नमेंट की दोनों की साथ बनाकर आसपास के जो कुएं के तल है वो काफी ऊंचे है। पानी की जो समस्या थी, काफी पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से यहाँ की जमीन सूखी थी, अकाल रहता था। अभी पानी की कमी नहीं है। स्वामी नारायण संप्रदाय के तीर्थ कहलाने वाली इस धरती पर पुराने स्वामी नारायण मंदिर के अलावा एक नए मंदिर का निर्माण भी प्रमुख स्वामी द्वारा करवाया गया है। इसकी कलात्मकता एवं भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर की एक विशेषता है, यहाँ के सिंहासन और चौखट सोने के हैं और गहने और अलंकार हीरे मोती के। ये मंदिर इतनी ऊंची जगह पर बना है कि दूर से ही इसके दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ की आरती दूर दूर तक सुनाई देती है। चरणे शीश धराति, चरणे शीश धराति, दुख नाख्या तोड़ी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, नारायण नर भ्राता, द्विज कुल तनुधारी, प्रभु द्विज कुल तनुधारी। बजी घंटियां मंदिरों में मीनार गूंजे, भजन गाते आंचल ने पूजा की थाली से बांटे सवेरे। खुली हथेलियां प्रसाद पाने, श्रद्धा नमन से छिलमिलाए अंधेरे। तो आइए इस भक्ति रस से आगे निकलकर बढ़ते हैं दूसरी ओर, एक नए गांव की ओर। गढ़ड़ा से कुछ ही दूरी पर बसा है मालपरा गांव। ये गांव दो नदियों कालूभार एवं सतापरी नदी के बीच बसा हुआ है। इस गांव के लोगों की शिक्षा के प्रति विशेष रुचि बरसों से है। ये वही गांव है जहां के लोगों ने पढ़ लिखकर सबसे ज्यादा सरकारी उच्च पदों पर कार्य किया है। यहाँ के 90% बुजुर्ग सरकारी नौकरियों से ही रिटायर्ड हुए हैं। માલપરાની પરિસ્થિતિ એવી છે કે શિક્ષણમાં થોડુંક પહેલેથી અગ્રેસર રહ્યું છે આ વિસ્તારમાં। 1932 में भावनगर के राजा कृष्ण कुंवर सिंह जी से गांव वालों ने निवेदन किया कि यहाँ विद्यालय की आवश्यकता है। महाराजा उनकी भावना की कद्र करते थे। वो यहाँ आए और गांव और आसपास के लोगों की
उपयुक्त संख्या देखकर पाठशाला की अनुमति दे दी। 80 और 90 के दशक में पड़े सूखे ने इस गांव की हालत दयनीय कर दी थी। तभी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट का उदय हुआ और यहाँ के निवासी महेंद्र भाई भी उसमें ट्रस्टी बनकर जल संचय अभियान में सहयोग देने लगे। इन्होंने गांव वालों की सहायता से सतापरी नदी पर चेक डैम बनाने का निर्णय लिया, जिसमें सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने सैकड़ों सीमेंट की बोरियों का योगदान किया। जब ये चेक डैम बनकर तैयार हुआ और बारिश आई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। नदियां पानी से लबालब भर गई थी, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। कपास का उत्पादन भारी मात्रा में होने लगा। गाड़ियां भरकर कपास बाजारों में भेजी जाने लगी। शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा। विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ गई। छात्रों के साथ छात्राओं को भी शिक्षा देने का कार्य किया जाने लगा। यहाँ की छात्राएं कॉलेज में संस्कृत जैसे कठिन विषय में बीए कर रही हैं। मैं आगे बीएड करना चाहती हूँ और पढ़कर प्रोफेसर बनना चाहती हूँ संस्कृत के। बीएड કરીને प्रोफेसर बनवा मांगू। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके। हर मनुष्य और हर नारी में क्षमता है कुछ कर गुजरने की, और अगर वो इस क्षमता और योग्यता का उपयोग नहीं करता है तो दोष उसी का है। दुनिया का विधान कहता है कि एक बार यदि हम स्वयं अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है, बस उसका उपयोग हमें करना है, और वो ही इस गांव के लोगों ने किया। पानी से आए परिवर्तन से प्रभावित होकर गांव वालों ने बड़ी कालूभार नदी पर एक बड़ा चेक डैम बनाने का निर्णय लिया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से जब ये चेक डैम बनकर तैयार हुआ तो गांव के सभी लोग बारिश में भीग भीग कर खुशियां मना रहे थे। पूरा चेक डैम पानी से भर गया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा बनाए गए 5 बड़े चेक डैमों में इस चेक डैम का नाम भी आता है। गांव में खेती एक बार फिर शुरू हो गई। गांव खुशहाल होने लगा है। कपास के साथ साथ इस गांव में अब मूंगफली भी बोई जाने लगी है। साथ ही रोजगार के अवसर भी गांव में बढ़ गए हैं। इसलिए एक किसान हीरजी भाई ने पढ़ लिखकर खेती को एक नया आयाम दिया और पंचवटी नामक जगह बनाई। यहाँ नए शोध किए, पुस्तकें लिखी और समाचार पत्रों में इनके लेख भी छपे। हीरजी भाई किसान होने के साथ ही बैचलर ऑफ आर्ट्स भी हैं। यहाँ पर काम करने वाले किसानों को पंचवटी में ही रहने की जगह भी दी गई, जिसमें जीवन की हर आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ये खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं। आइए इसी पंचवटी में मिलते हैं हीरजी भाई से। हमारे साथ जो बैठे हैं इनकी बात ये है कि एक बहुत विशाल 100 बीघा जमीन का एक बहुत बड़ा ये अपना एक क्षेत्रफल है और वहाँ पे अलग अलग गतिविधियाँ हो रही है। चलो मैं और हिरजी भाई आपको उसकी यात्रा पे ले चलते हैं। पंचवटी में लगभग 100 बीघा जमीन में खेती होती है, जिसमें से 25 बीघा में आंवला के लगभग 800 पेड़ लगाए गए हैं। बरसात के बाद इन आंवलों को पेड़ों से उतारा जाता है। उतारने के बाद भी 2 महीनों तक ये खराब नहीं होते। ये 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनमें ज्यादा रेशा होता है, दूसरे वो जिसमें ज्यादा रस होता है। रेशे वाले आंवलों से च्यवनप्राश, मुखवास आदि चीजें बनाई जाती हैं और रस वालों से कैंडी,
शरबत, शैम्पू इत्यादि। हर वर्ष लगभग 1600 मन आंवला पेड़ों से उतारा जाता है। उत्तमता के आधार पर हीरजी भाई की पत्नी इन आंवलों की ग्रेडिंग करती हैं। जब ये कार्य पूरा होता है तो इसको तोलकर अलग अलग बक्सों में डाला जाता है। और फिर उन बक्सों को बंद करके बाजारों में भेज दिया जाता है। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। इसी पंचवटी में आइए मैं आकाश आपको कुछ अद्भुत दिखाता हूँ। आइए आपको सूर्य से खेती के बारे में बताते हैं। हीरजी भाई ने बताया कि कपास और सोयाबीन के पौधों की बुवाई पूरब और पश्चिम दिशा को ध्यान में रखकर की जाती है ताकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती रहे। हमें बताया गया कि कपास और सोयाबीन के पौधे साथ साथ बोए जाते हैं। एक मेड़ यानी एक हिस्से में कपास के पौधे और दूसरी मेड़ यानी दूसरे हिस्से में सोयाबीन के पौधे लगाए जाते हैं। इसी प्रकार फिर एक हिस्सा कपास और दूसरा हिस्सा सोयाबीन के पौधों का होता है। हीरजी भाई के अनुसार हर फसल पर इन कतारों की अदला बदली होती रहती है, जिसका मुख्य लाभ ये होता है कि एक दूसरे की खाद से दोनों फसलों की उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। खेती में रेती, ये जो रेती है ये हार्ड रॉक यानी सख्त मिट्टी से बनी है जो आसानी से नहीं टूटती है। जब इसमें जमीन के अंदर पैदा होने वाले कंद मूल के पेड़ लगाए जाते हैं तो उन्हें रेती और सूखी घास फूस से ढक दिया जाता है। उससे एक आवरण बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया को मल्चिंग प्रोसेस कहा जाता है। यह प्रक्रिया पेड़ों में डाले गए पानी को भाप बन के उड़ने से रोकती है और जमीन में पानी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है। तेज धूप और पानी की कमी के दिनों में यह प्रक्रिया विशेष रूप से उपयोगी होती है। इस मल्चिंग प्रक्रिया से जमीन के अंदर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। मल्चिंग दो प्रकार से की जाती है, रेती से और सूखी घास फूस से। प्राकृतिक एवं बिना रसायन की खाद बनाने के लिए सूखी घास एवं छाल को इकट्ठा करके उसमें गोबर का मिश्रण किया जाता है और फिर उसमें जीवित अलसिए छोड़ दिए जाते हैं। इस मिश्रण को छायादार जगह पर रखा जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी की इसको जरूरत नहीं होती है। कुछ ही दिनों में ये मिश्रण खाद बन जाता है। ऐसी खाद जो वजन में तो हल्की होती ही है, इसमें से दुर्गंध भी नहीं आती। ये खाद इको फ्रेंडली है। इस खाद के साथ पौधों में ताकत देने के लिए अरंडी की छाल का भी उपयोग किया जाता है। ये खाद पूर्ण रूप से रसायन रहित होती है। बिना रसायन की खाद के बाद बिना रसायन की दवाई बनाने के लिए हीरजी भाई ने अच्छे नस्ल की गायों को पाल रखा है। इनको ढलान वाली गौशाला में रखा जाता है, जिससे गौमूत्र नाली में इकट्ठा होकर बहता हुआ एक कुंड में जाता है और वहाँ एक डब्बे में एकत्रित होता है। फिर इसको एक बड़े ड्रम में कूप के द्वारा डाला जाता है और फिर फव्वारे द्वारा इसको खेतों में चारों ओर छिड़क दिया जाता है। पंछी मानव फूल जल अलग अलग आकार, माटी का घर एक ही सारे रिश्ते। मैं आकाश आप सभी दर्शकों को सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट द्वारा किए गए
पानी से परिवर्तनों की कथा सुना रहा हूं। इस कथा में राज्य हैं, गांव हैं और तालुके हैं। इन सभी की अपनी अपनी कथाएं हैं और अपनी अपनी कहानियां। आज का गांव है सौराष्ट्र का कुकावाव। जिंदगी के हैं कई दर्द और न जाने कितने खुशी के हिस्से। हर लम्हा रखता है एक याद और यादों के साथ हैं न जाने कितने कितने किस्से। आज हम आपको अमरेली जिले के कुकावाव तालुका में लेकर जा रहे हैं। कुकावाव राजशाही के समय में बिलखा रियासत के अधीन हुआ करता था। राजा बिलखा के समय में ही यहाँ के सेठ सगालसा और सती चंगावत की कथा यहाँ की प्रसिद्ध कथाओं में से एक मानी जाती है। और इसी कथा का वर्णन करते हुए जितेंद्र जी महाराज का कहना है कि सेठ सगालसा 40 वर्ष का अवस्था हो जाता, कोई संतान नहीं था। तो एक महापुरुष बोले कि भाई ऐसा तो साधु के भोजन कराए, भोजन नहीं कर तुम्हारे संतान होगा। बोले काई बाधा है, चाहे संतान हो या न हो, आज से नियम लेते हैं कि बगैर साधु के भोजन कराए भोजन नहीं करेंगे। तो अमुक समय वो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम चेलैया रखा गया। फिर भी इनका नियम चालू हो जाता। एक समय कैसा हुआ, भगवान ने इच्छा कि 7 दिन तक बरसात होने लगा, कोई साधु नहीं मिला। वो तीनों 7 दिन तक भूखे रहे। 7वें दिन जो बरसात निकलता है तो जाते हैं 2 खेतर दूर एक पीपर में वृक्ष था। वो थे तो भगवान रक्त पीत रसी साधु रूप को बैठे थे। तो सगाट से जाते हैं कि चलो महाराज। बोले क्यों? बोले हम ऐसा नियम लिए हैं कि बगैर साधु के भोजन कराए भोजन नहीं करें। बोले कि भाई तो हम रक्त पीत हम चल नहीं सकते, यहाँ से वो ले जाते हैं। तो भगवान ने तो परीक्षा लेना है भाई। पानिया तो थे, खीर पूरी बनाए के ले जाते, महाराज आप भोजन करो। बोले हम ये भोजन नहीं करते, हम तो अघोरी साधु, हमें मांस खाते हैं। तो बोले हम ये बानिया तो ना मांस खिलाए। तो बोले कि जो ये नियम लिया तो छोड़ दे। क्या? बोले नियम तो नहीं छोड़ेंगे। तब लिया टूक में जाते हैं कसाई पासे। आखो गांव घृणा करता, जो वानिया हो के कसाई पाए मांस लेवा जाता। फिर भी ले आते हैं, पड़खे वाला बनाए के ले जाते कि महाराज आप जमो। तो बोले हम ये नहीं खाते, हम तो मानस न मांस खाते हैं। मैं घोरी साधु, हमें तो मांसाहारी थोड़ा है। तो बोले तो महाराज क्या करें? तो बोले कि हम मानस न मांस। तो सगार से टूक बोले हमारी शरीर। बोले नहीं। उन्हें पत्नी बोली। बोले नहीं। और बोले कोई है? बोले लड़का से। कहाँ है? बोले स्कूल में गया है पढ़ने। तो ये लेने जाते हैं कि धर्म रहे, लड़की लड़का तो पैदा होते रहेंगे। तो जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, एक स्वरूप यहाँ पकड़े, एक स्वरूप वहाँ पकड़ के जाते हैं। समझाते हैं चलैया न कि तू चलैया तुम्हारे भाग जाने, तुम्हारे घर एक साधु दूता रहा है, वो तुम्हारा माता पिता नक्की के काट के खिलाए दे। बोले काई बात नहीं, हमारा जो महात्मा मांस से खाए और धर्म रहे तो कोई। तो बाद में क्या करते हैं, वो ले जाते हैं। बोले क्या करे? बोले तुम्हारे जो धर्म में भाव है तो काट के खिलाओ। बोले काई बात नहीं। बोले पुरानी काट नापते हैं, काट के मस्तक रख देते हैं कि महात्मा चले जाएंगे, जो अपने लोक रिवाज होता है ना वो कर लेंगे। कि क्या करो, सोलह श्रृंगार करो और ओखली में मूसर से कूट के ये रसोई बनाओ तो हम खाएंगे। बोले ठीक। भगवान ने जी इच्छा तो पुरानी चंगावती उसमें कूटती है, कूट के रसोई बनाती है। बोले 4 थाली करो। तो 3 ही रहते ना, शेष सगार साधु। तो बोले कि और कोई नहीं तुम्हारे? बोले लड़का था तो हम काट के खिलाई दिया। तो बोले जिसके घर संतान नहीं होता ना उसके घर में खाते नहीं। तब वो चंगावती बाद में सगार से हाथ जोड़े। चंगावती गुस्से थे कि नहीं हमारे 5-6 महीना ने पेट में गर्भ है। बोले खोटाड़ी। तो छड़ी मारने जाती कि पेट में अभी दिखाते, तो पेट में मारने जाते। उसी समय शंख चक्र डाले कि भगवान यहाँ साक्षात दर्शन देते। बोले कि मांगो। बोले एवी कोई ने परीक्षा नहीं लेवा, हमारे चलैया ना हजीवन कर। ये इतिहास यहाँ का। आज भी गीर की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सेठ सगालसा, सती चंगावती एवं चैलैया का मंदिर मौजूद है।
जिसमें वही कुटनी रखी गई है एवं वही जगह भी दिखाई देती है। मंदिर के स्वामी जी स्वयं अपने हाथों से खाना बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। यहाँ से कोई भी भक्त भूखा नहीं लौटता। आज भी इस स्मारक को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। विदेश में बसे भारतीय भी अपने बच्चों को यहाँ लाकर इस धार्मिक कथा से उन्हें अवगत कराते हैं। 80 एवं 90 के दशक में पशुओं के साथ साथ इंसान भी बेहाल थे। लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। कोकावाव गांव में पानी की कमी इतनी थी कि पीने का पानी टैंकरों के द्वारा मंगवाया जाने लगा था। लोग गांव छोड़कर शहर चले गए थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की समस्याओं से निपटने के लिए सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के प्रमुख श्री मथुर भाई को कोकावाव आने का न्योता दिया। मथुर भाई कोकावाव आए। उनका ये दौरा फलदायक रहा। जल्द ही वहाँ तालाब की खुदाई एवं पाला बनवाई का काम शुरू हो गया और पहले से बने हुए छोटे चेक डैम की चौड़ाई एवं ऊंचाई बढ़ाने का काम भी हुआ। बारिश का पानी तालाब में भरने से कुओं का जल स्तर ऊपर आया और गांव वालों को मीठा पानी मिलने लगा। कपास एवं मूंगफली का उत्पादन भी भारी मात्रा में होने लगा है। अच्छा चारा मिलने से गाय भी अधिक मात्रा में दूध देने लगी हैं, जिससे आइसक्रीम बनाने जैसे लघु उद्योग फिर से आरंभ हो गए हैं। इससे अनेक लोगों को रोजगार मिलने लगा है। यहाँ बनाई जाने वाली आइसक्रीम स्वादिष्ट तो है ही, साथ में सस्ती भी। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो सफलता का स्वप्न देखता है। हर काम की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूरी है, तभी जीवन सफल है। सपनों, आकांक्षाओं और इच्छाओं पर पूर्ण विश्वास ही सफलता की कुंजी है। गांव में बने इस तालाब ने एक हद तक पानी की समस्या समाप्त कर दी, लेकिन अब एक नई समस्या ये थी कि गर्मी के दिनों में ये तालाब सूख जाता था, जिससे हर मौसम में प्रगति की रफ्तार एक जैसी नहीं रहती थी। कोकावाव एक तालुका है। यहाँ पानी से आए परिवर्तनों को देखकर ही बंजारा जाति के लोगों ने भी इस तालुका में अपना डेरा डाला था, लेकिन गर्मी में पानी के सूख जाने से ये भी परेशान थे। बंजारा जाति के लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ। इस जाति के मर्द, औरतें एवं बच्चे एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। इनके आभूषणों की तो बात ही कुछ और है। इनकी एक विशेष गाड़ी होती है जो कि इनका घर भी है। इसी में रोजमर्रा का सारा सामान रखा जाता है। सोने के लिए ओढ़ने और बिछाने की चीजें भी ये अपने हाथों से ही बनाते हैं। गाड़ी के पास ही चूल्हा जलाकर ये अपना खाना पकाते हैं। औरतें विशेष प्रकार का श्रृंगार करती हैं, जिससे युवा सहर्ष ही आकर्षित हो जाते हैं और गीत गुनगुनाने लगते हैं। टीलड़ी होय रे मारा मैयर नी काम खोरे पीयू परदेश नो। टीलड़ी होय रे मारा मैयर नी काम खोरे पीयू परदेश नो। इस जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय चाकू छुरी की धार तेज करने का है। इसके लिए इनके पास एक विशेष प्रकार की मशीन होती है। जब पैर से मशीन चलाई जाती है तो ऊपर का चक्का घूमने लगता है और कुछ ही देर में चाकू की धार तेज हो जाती है। इस जाति के लोग गाड़ी में ही घर बनाकर रहते हैं, लेकिन आने जाने के लिए और गाड़ी खींचने के लिए साथ में बैल भी रखे जाते हैं। बैलों के पांवों की सुरक्षा के लिए उनके पैरों को बांधकर उसमें नाल ठोकी जाती है। ये एक पीड़ादायक क्रिया है, लेकिन बैलों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। आज इस बंजारा जाति के लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति को छोड़कर एक जगह टिककर बसना चाहते हैं, लेकिन
ये वहीं हो सकता है जहाँ पानी हो, क्योंकि जल ही जीवन है। जीवन में जब जब कुछ नया होता है तो एक परिवर्तन निश्चित है, और हर परिवर्तन एक नई राह और नई दिशा देता है, एक और नई कथा जीवन में फिर जोड़ देता है। कुकावाव गांव के लोगों को अब ये पता चल चुका था कि गांव की आबादी के अनुपात में तालाब की लंबाई और चौड़ाई कम है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट ने अपनी जेसीबी मशीनों के द्वारा पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। जब जेसीबी मशीन कुकावाव पहुंची तो कार्य तीव्र गति से आरंभ हो गया। अभी लक्ष्य ये था कि इस तालाब का घेरा इतना बड़ा बनाया जाए कि पानी रोकने की मात्रा दुगनी हो जाए। जेसीबी मशीन ने जोर शोर से खुदाई एवं तालाब की चौड़ाई का काम शुरू किया। इस दौरान तालाब के एक किनारे पर एक कुएं का भी निर्माण किया गया, ताकि गर्मी के दिनों में तालाब अगर सूख भी जाए तो इस कुएं में पानी भरा रहे और लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़े। काम समाप्त होने के बाद जब बारिश आई तो तालाब पानी से लबालब भर गया। तालाब में बना विशेष कुआं भी पानी से सराबोर था। फसलों का उत्पादन भी बढ़ गया। अधिक पानी का संचय होने से कपास की पैदावार भी अच्छी होने लगी। कपास के साथ साथ मूंगफली की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई, जिससे कुकावाव के किसान समृद्ध होने लगे हैं। कृषि के साथ साथ अन्य रोजगार के अवसर भी कुकावाव में बढ़े हैं और गांव खुशहाल होने लगा है। गांव के जागरूक होने से पढ़ाई की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। गांव में पाठशालाओं के अलावा तकनीकी शिक्षा के लिए एक ITI संस्थान भी है, जिसमें तकनीकी एवं यांत्रिकी शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर वायरमैन की कक्षा में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कक्षा में विषय से संबंधित कई उपकरण लगाए गए हैं, जिस पर गुरुजी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाकर छात्रों को विषय से संबंधित बारीकियों से अवगत कराते हैं। इस संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कक्षा यहाँ की एक लेडी टीचर लेती हैं। इस कक्षा में भी थ्योरी के साथ साथ उपकरणों पर प्रैक्टिकल जानकारियाँ दी जाती हैं। कक्षा के बाहर एक पुरानी ट्रक का ढांचा भी छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए रखा गया है। संस्थान सरकारी है, लेकिन इसकी इमारत का निर्माण नाथा भाई देवानी ने करवाया है, जो इसी गांव के निवासी हैं। ITI की सिलाई एवं कशीदाकारी की कक्षाएं दूसरी इमारत में चलती हैं, जहां पर लेडी टीचर सिलाई की बारीकियों से छात्राओं को अवगत कराती हैं। साथ साथ हर छात्रा को एक एक मशीन भी दी गई है, जिस पर वे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करती हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन छात्राओं को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति भी दी जाती है। संस्थान ने कशीदाकारी के लिए नई मशीनें विदेश से भी मंगवाई हैं। अगले वर्ष से इस कला की कक्षाएं भी आरंभ हो जाएंगी। कुकावाव में जागरूकता से वास्तव में शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ स्वामी नारायण संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत डॉक्टर श्री कृष्ण वल्लभाचार्य जी महाराज संस्कृत के तो बहुत बड़े विद्वान थे ही। उन्होंने MA, PhD, DPhil, D.Litt की शिक्षा भी ग्रहण की थी। उनकी इसी अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार एवं गुजरात सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया था। केवल स्वामी नारायण संप्रदाय में ही नहीं, इनके लिखे 54 ग्रंथ पूरे गांव, पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। नक्शा उठा कि कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। तो यह था दर्शन एक ऐसी जगह का जहां पर पानी द्वारा परिवर्तन तो हुआ ही, साथ साथ ये गांव आज के समय में जागरूक भारत का अपने आप में एक उदाहरण बन चुका है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए गांव के साथ।
ढाकण पाउठूं उन जगनू ढाकण जात एवं बापनू ढाकण जो ने बेटड़ो घरनु ढाकण नार कुंवर चेलैया रे कुंवर खमा खमा तूने ए तारा निशानिया जुए तारी वाट कुंवर चेलैया रे कुंवर खमा खमा तूने। मैं आकाश। पूर्व सूत्र पुरानी यादें एक बार फिर। 80 एवं 90 के दशक में पड़े सूखे ने जूनागढ़ के बिल्कुल समीप के गांव धंधुशर की तस्वीर बदल के रख दी। ऐसे समय में जल संचय जन जागृति अभियान के अंतर्गत सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के प्रमुख श्री मथुर भाई एक सभा लेने धंधुशर आए। लोगों ने उनकी बातें सुनी और अपने गांव में भी जल संचय करने के लिए संकल्प लिया और सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की तकनीकी सहायता से इस कॉजवे कम चेक डैम का कार्य आरंभ किया गया और देखते ही देखते इसका कार्य संपूर्ण हो गया। जब बारिश आई तो चारों ओर पानी ही पानी था। मैं आकाश। मैं देख रहा हूँ मौसम, मैं देख रहा हूँ विश्व के परिवर्तन। मैं आकाश विशाल, देखने दो मुझे जन्म मृत्यु और जीवन को, पाप पुण्य को, अतीत वर्तमान को और भविष्य को। समय को आना है और गुजर जाना है बिना मुझे छुए। मैं एक पुंज प्रकाश हूँ, मैं आकाश हूँ। आओ मेरे साथ एक और रोशनी की ओर बढ़ें, चलें। सतापर गांव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थल पोरबंदर जिले के जाणजोधपुर तालुका में स्थित है। रियासतों के दौर में सतापर गांव जामनगर के महाराजा की रियासत के अधीन था। जब यहाँ के लोगों ने चोर और लुटेरों से परेशान होकर जाम महाराज से यहाँ पर कुछ सुरक्षित इंतजाम करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने गांव के चारों ओर परकोटे बनवाए। आज भी इन परकोटों के अवशेष गांव में चारों ओर देखे जा सकते हैं। इन प्राचीन इमारतों के साथ यहाँ पर पुराना कोडियार मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर दूध का भोग माँ को चढ़ाया जाता है। कई किलोमीटर की यात्रा करके श्रद्धालु अपने साथ माता पर चढ़ाने के लिए जो दूध लेकर आते हैं, वो देवी माँ की कृपा से ना तो फटता है और ना ही खराब होता है। लोगों की परम आस्था की प्रतीक कोडियार देवी की कृपा हमेशा से श्रद्धालुओं पर रही है। रमता भमता तारा बाण, खम्मा बाप खम्मा। रमता भमता तारा बाण, कोक दी छेटे ये निकल जाए, ये जान में वह जाए, आज खबरू लेवा मां खोड़िया। आस्था, श्रद्धा और विश्वास ही ईश्वर के करीब पहुंचाते हैं। मनुष्य का हृदय संवेदनशील होता है और उसका यदि अपने मन के ऊपर नियंत्रण है तो वो कुछ भी कर गुजरने में सक्षम है। अच्छा या बुरा समय तो अपने आप आता है और जाता रहता है, क्योंकि समय तो गतिमान है, वो चलता रहता है अविराम और अथक। एक जमाने में ये गांव खुशहाल था। प्रातःकाल मोरों को एवं अन्य पक्षियों को दाना एवं पशुओं को चारा डाला जाता था।
हर ओर समृद्धि थी। लेकिन 80 एवं 90 के दशक ने यहाँ के मनुष्यों पर तो असर डाला ही। पशु पक्षी भी दाना पानी को तरसने लगे। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान करने लगे। घर वीरान होने लगे। ऐसे समय में सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की दूसरी पदयात्रा यहाँ से गुजरी, जो कि मोरारी बापू के गांव तल गाजरोड़ा से प्रारंभ होकर गांधी बापू के गांव पोरबंदर में समाप्त हुई थी। वहां कीर्ति मंदिर में जाकर पदयात्रियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रमेश भाई ओझा ने पदयात्रा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें श्री मथुर भाई सवानी ने जल संचय के विषय पर चर्चा की, लोगों को जागृत किया। सतह पर गांव के लोगों ने भी श्री मथुर भाई का भाषण सुना और सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट को अपने गांव की दुर्दशा से अवगत कराया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने सर्वे के बाद बताया कि यहाँ की मीनसर नदी पर एक बड़ा चेक डैम बनाया जा सकता है। ट्रस्ट ने सरकार से ये चेक डैम पास करवाया और फिर सरकार के अनुदान एवं लोक भागीदारी के बाद सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की देखरेख में इस चेक डैम का कार्य प्रारंभ हुआ। सही समय पर यह बनकर तैयार हो गया। वर्षा ऋतु में जब ये पूरा भर गया तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई। मूंगफली की अच्छी फसल से पूरा गांव खुशहाल होने लगा था। गांव जागरूक होने लगा। खेती में भी नई मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। मूंगफली को पौधों से अलग करने के लिए आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाने लगा। पहले खेत में उगे मूंगफली के पौधों को जमीन से उखाड़कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जब ये थोड़ा सूख जाते हैं तो इनका गट्ठर बनाकर मशीन के पास लाया जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके चलती मशीन में इसे डाला जाता है। तेज गति से पत्तों का कचरा एक ओर उड़ता जाता है और उसका बड़ा सा ढेर बन जाता है।